यहाँ तक? मानचित्र क्या होता है? पृथ्वी की सतह या उसके किसी एक भाग का पैमाने के माध्यम से किसी चट्टी सतह पर खींचा गया जो चित्र होता है वो क्या कहलाता है? मानचित्र। ठीक है, मानचित्र ग्लोब की अपेक्षा में अधिक जानकारी प्रदान करता है। ठीक है, और मानचित्र से हमें अनेक तथ्यों और क्षेत्रों की जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्रों के समूह को जो एक किताब की तरह होता है, ठीक है, जिसको हम संभाल कर रखते हैं और बहुत सारी जानकारी उससे प्राप्त करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एटलस। यानी एटलस और कुछ नहीं बल्कि मानचित्रों का एक समूह है जो एक किताब की तरह रखते हैं। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? अब देखो, मानचित्र जो है ना अलग अलग प्रकार का हो सकता है। ठीक है, जैसे देखो, पहला होता है भौतिक मानचित्र। क्या होता है? भौतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र क्या होता है? देखो, पृथ्वी जो है ना, पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियां, यानी ऐसी आकृतियां जो प्रकृति के द्वारा बनाई गई है। जैसे पर्वत को कोई इंसान बना सकता है? नहीं। पहाड़, पठार, ये सब क्या है? प्राकृतिक आकृतियां, इसको कोई इंसान नहीं बना। मैदान, नदियां, महासागर, इस सब को जो दर्शाने वाला चित्र होगा वो कौन सा होगा? भौतिक मानचित्र। क्या कहेंगे उसको? भौतिक मानचित्र। या उसी को एक दूसरा नाम भी है उच्चावच मानचित्र। क्या है? उच्चावच मानचित्र। यानी ऐसा मानचित्र जो पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों को दर्शाता है, जैसे पर्वतों को, पठारों को, महासागरों को, नदियों को, ये सब को जो दर्शाता है मानचित्र, उसको क्या बोलते हैं? भौतिक मानचित्र। क्लियर है? भौतिक मानचित्र समझ में आ गया? अच्छा, अगर पहाड़ का हम चित्र बना रहे तो उसको कौन सा मानचित्र बोलेंगे? भौतिक मानचित्र। नदी का मानचित्र बना रहे तो अब बात समझ में? चलो, अब ध्यान से देखो, भौतिक मानचित्र के बाद एक तो है दूसरा राजनीतिक मानचित्र। राजनीतिक मानचित्र राजनीतिक मानचित्र। ठीक है, राजनीतिक मानचित्र क्या होता है? देखो, पृथ्वी पर जो प्राकृतिक आकृति है उसके अलावा और क्या क्या है? जैसे महाद्वीप है, महादेश जिसको बोलते हैं वो है, उसके बाद देश है, राज्य है, नगर है, शहर है, बहुत सारा चीज है ना। तो इस सब को जो दर्शाने वाला मानचित्र होगा उसको हम कहेंगे राजनीतिक मानचित्र। क्लियर है यहाँ तक? राजनीतिक मानचित्र क्या होता है? किसी देश का मानचित्र, किसी महाद्वीप का मानचित्र, या किसी एक क्षेत्र, किसी गांव, किसी शहर, किसी नगर का मानचित्र क्या कहलाएगा? राजनीतिक मानचित्र। क्लियर है यहाँ तक? समझ में आ गया? अगर हम अपने बिहार की मानचित्र को दिखाएंगे तो वो कौन सा मानचित्र कहलाएगा? राजनीतिक मानचित्र। बिहार क्या एक राज्य है, तो राज्य का मानचित्र क्या कहलाएगा? राजनीतिक मानचित्र। अगर हम अपने देश की मानचित्र को दिखाएंगे, जैसे भारत के मानचित्र को, तो क्या कहलाएगा? राजनीतिक मानचित्र। ठीक है, अगर हम अपने क्षेत्र, जैसे हम अपने क्षेत्र दरभंगा की मानचित्र को दिखाएंगे तो राजनीतिक मानचित्र। क्लियर है? किसी एक विशेष क्षेत्र, जैसे राज्य हो या नगर हो, गांव हो, शहर हो, या कोई भी देश हो या कोई भी महाद्वीप हो, उसके मानचित्र को हम क्या कहते हैं? राजनीतिक मानचित्र। और यहीं पे अगर स्थलाकृतियों का मानचित्र हो, जैसे पर्वतों का, पठारों का, मैदानों का, ये सब तो भौतिक या उच्चावच मानचित्र। क्लियर है? समझ में आ गया? चलो, अब एक तीसरे प्रकार का मानचित्र होता है थीमेटिक मानचित्र। थीमेटिक मानचित्र। ठीक है, क्या होता है? थीमेटिक मानचित्र। देखो, ये एक विशेष प्रकार का मानचित्र होता है जो किसी एक इंडिविजुअल, किसी एक चीज के लिए बना जाता है। जैसे अगर हम वर्षा को दिखाने के लिए मानचित्र बनाते हैं, ठीक है, बारिश का, जैसे ऐसे देखो, ऐसे ऐसे हम दिखा दिए जुट्टो का ऐसे। ठीक है, ये ऊपर बादल, ठीक है, ऊपर इस तरह से। तो ये जो मानचित्र है ये कौन सा है? थीमेटिक मानचित्र। ये किसी एक विशेष चीज को दिखाने के लिए मानचित्र बनाया जाता है, उसको बोलते हैं थीमेटिक मानचित्र। जैसे वन तथा उद्योगों का अलग अलग मानचित्र, या उसको विभाजन करने वाले अलग अलग मानचित्र बना दिए। या फिर हम किसी भी एक चीज का, ठीक है, पेड़ का, जैसे अभी हम कुछ देर पहले पूछे थे ना, पेड़ का मानचित्र कौन सा मानचित्र होगा? तो वो थीमेटिक मानचित्र होगा। क्या होगा? थीमेटिक मानचित्र। सिर्फ पेड़ का मानचित्र अगर हम बना दिए, देखो, सिर्फ पेड़ का मानचित्र, ठीक है, सिर्फ पेड़ का, तो क्या होगा? ये क्या होगा? थीमेटिक मानचित्र। अब समझ में?
ठीक है, देखो फिर से रिपीट कर देते हैं। भौतिक मानचित्र पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों को या प्राकृतिक स्थलाकृतियों को दिखाने वाला जो मानचित्र होता है वो क्या कहलाता है? भौतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र जैसे पर्वत का मानचित्र, पठार का मानचित्र, नदी का मानचित्र, महासागर का मानचित्र, ये सब क्या है? भौतिक मानचित्र है। इसके अलावा जो राजनीतिक मानचित्र होता है वो किसी एक विशेष क्षेत्र को दिखाने के लिए, जैसे किसी राज्य, कोई देश, कोई महाद्वीप, ठीक है, या कोई एक गांव, कोई एक नगर, कोई एक शहर, ये सब को दिखाने वाला जो मानचित्र होता है वो राजनीतिक मानचित्र। क्लियर है यहाँ तक? थीमेटिक मानचित्र जो किसी एक विशेष चीज को दिखाने के लिए बनाया जाता है उसको हम बोलते हैं थीमेटिक मानचित्र। क्लियर है? इस तरह की मानचित्र जो है ना थीमेटिक मानचित्र, इसमें दी गई सूचनाओं के आधार पर हम इसका नामकरण करते हैं। अगर मान लो ये पेड़ को दिखा रहा है तो ये पेड़ का मानचित्र हो गया, वर्षा को दिखा रहा है तो वर्षा मानचित्र हो गया। अब समझ में? ठीक है, इस तरीके से। अब देखो मानचित्र का जो है ना 3 मुख्य घटक होता है। ठीक है, 3 मुख्य घटक। देखो ध्यान से, देखो हम किसी भी क्षेत्र का जब मानचित्र बनाते हैं, जैसे बिहार एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, बिहार का क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर, इतना उसका क्षेत्रफल है। लेकिन जब हम इसका चित्र बनाते हैं तो इसको एकदम छोटा करके एक पन्ना पर दिखाते हैं ना। तो हम मान लो हम इसको एक पन्ना बना दिए, ठीक, एक इस पन्ने पर दिखाते हैं, ठीक, बिहार को, बहुत बड़ा क्षेत्र को छोटा करके हम एक पन्ने पर दिखाते हैं, तब ना उसका मानचित्र हुआ वो। ठीक है, तो इतने बड़े क्षेत्र को हम छोटा करेंगे, ठीक है, तो जाहिर सी बात है जो उसके क्षेत्र के बीच की दूरी होगी वो भी छोटी होती चली जाएगी। तो वास्तव में जो है ना, वास्तव में उसके क्षेत्र के बीच की दूरी जो रहेगी, क्या मानचित्र पर उतनी ही रहेगी? मानचित्र तो एक छोटा सा एक पन्ना है, लेकिन बिहार पूरा कितना बड़ा क्षेत्र है। तो इतना बड़ा क्षेत्र को जब हम छोटा करेंगे तो यह तो संभव नहीं है कि जो मतलब मानचित्र पर जो हम दूरी दिखाएंगे 2 क्षेत्रों के बीच, वो दूरी और जो वास्तव में 2 क्षेत्रों के बीच की दूरी होगी बिहार के, वो दूरी दोनों समान होगी। संभव है? नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? एक पैमाने का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? एक पैमाने का इस्तेमाल। जैसे मान लो हम बिहार को इस पर बिहार का मानचित्र बना रहे हैं, तो बिहार के 2 क्षेत्रों के बीच की दूरी, मान लो यहाँ पर पटना है, ठीक, पटना, और मान लो यहाँ पर दरभंगा है, ठीक। अब देखो ध्यान से, वास्तव में जो ये दोनों के बीच की दूरी है लगभग 150 किलोमीटर है। 150 किलोमीटर वास्तव में कितनी है? 150 किलोमीटर, ठीक, वास्तव में। तो क्या पैमाना पर भी हम इसको यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी 150 किलोमीटर लिखेंगे? नहीं। इसके बदले में हम एक पैमाना का यूज़ करेंगे। पैमाना का मतलब कि छोटी से छोटी दूरी यहाँ पर हम लेंगे जो ये दोनों के बीच की हो, ठीक है, लेकिन वास्तव में वो किस दूरी को डिनोट करती हो? 150 किलोमीटर को। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि ये जो दूरी है 150 सेंटीमीटर है। यानी वास्तव में यहाँ पर मानचित्र पर जो है ना पटना से दरभंगा के बीच की दूरी कितनी है अभी? 150 सेंटीमीटर। लेकिन वास्तव में जो बिहार है, वो बिहार में पटना और दरभंगा जो वास्तविक क्षेत्र है, वो दोनों की वास्तविक दूरी कितनी है? 150 किलोमीटर, है ना, किलोमीटर। तो ये इसकी वास्तविक दूरी हो गई, लेकिन हम पैमाना क्या बनाए इसका? 150 सेंटीमीटर। तो इस बड़ी दूरी के बदले में ये छोटी दूरी लिए ना, तो देखो 150 किलोमीटर यहाँ पर बराबर किसके? 150 सेंटीमीटर के। यानी हम 1 सेंटीमीटर बराबर किसको मान लिए? 1 किलोमीटर को। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर है वो वास्तव में कितना है? 1 किलोमीटर। तो इसी को बोलते हैं पैमाना। यानी पैमाना जो है वास्तव में दूरी और जो मानचित्र पर दूरी है वो दोनों के बीच का अनुपात होता है, पैमाना। आया बात समझ में? पैमाना क्या होता है? जो वास्तव में दूरी है और जो इसकी काल्पनिक दूरी जो मानचित्र पर माने हैं वो दोनों के बीच का अनुपात होता है। आया बात समझ में? तो मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर जितना होगा वो वास्तव में कितना होगा? 1 किलोमीटर। आया बात समझ में? ये होता है
पैमाना। क्लियर है? क्योंकि वास्तव में तो हम इस पर 150 किलोमीटर लिख दे तो बताओ यहाँ से यहाँ तक की दूरी 150 किलोमीटर हो सकती है नहीं, लेकिन सेंटीमीटर में मापे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 150 सेंटीमीटर हो भी सकती है। हालांकि होगी नहीं, मिलीमीटर में होगी, लेकिन हो सकती है ना, छोटी दूरी है तो हम मान के चलते हैं। आया बात समझ में? इस तरीके से क्लियर है? तो बड़ी दूरी को यानी वास्तव में जो दूरी है उस दूरी को हम जब छोटा करके मानचित्र पर दिखाते हैं एक छोटी दूरी के माध्यम से, तो दोनों के बीच का जो अनुपात होता है उसको क्या कहलाता है? पैमाना। ठीक है, समझ में आ गया? हम बड़ी दूरी को एक छोटी दूरी के माध्यम से दिखाते हैं। क्लियर है ना? चलो आया बात समझ में? क्लियर है ना? चलो अब देखो दिशा, देखो दिशा, ये मानचित्र है ना बिहार का। कोई भी मानचित्र देखोगे तो इसके दाहिने साइड में जो है ना ऊपर की ओर इस तरीके से तीर का निशान होता है। ठीक है, दिशा में ऊपर की ओर ऐसे तीर का निशान होता है। ठीक है, तो ये जो निशान होता है ना, ये तीर का निशान, ये उत्तर दिशा को बताता है। किसको बताता है? उत्तर दिशा को बताता है। ठीक है, उत्तर दिशा को। अब जब उत्तर दिशा का पता चल जाता है तो फिर और भी जो 3 दिशा होता है उसका भी ज्ञान हमें हो जाता है। कैसे? देखो, ऊपर उत्तर दिशा हुआ तो इसके नीचे जो होगा ये वाला, ये कौन सा दिशा होगा? दक्षिण। ये पिछले तीनों क्लास में हम बताए थे। ये क्या होगा? दक्षिण दिशा। और इसके दाहिने साइड में पूरब और इस साइड में पश्चिम। अब बात सुन में, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, दाहिने साइड में पूरब, बाएं पश्चिम और नीचे दक्षिण। अब बात समझ में, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, दाहिने साइड में, बाएं साइड में। अब देखो हम इधर घूम के करे में तो इधर मेरा दाहिना है लेकिन इधर बायां, लेकिन हमरा छोड़ दो, तुम लोग अपना देखो। ठीक है, दाहिना हो गया पूरब, बायां पश्चिम, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण। आया बात समझ में? मानचित्र में दिशा कैसे निर्धारित करते हैं? जो ऊपर की ओर होगा वो उत्तर, नीचे दाहिने साइड में बाएं। आया बात समझ में? क्लियर है? अब देखो ध्यान से, हल्ला नहीं करो। देखो ये उत्तर होगा, ये अब देखो ध्यान से, अब ये दोनों के बीच का दिशा क्या कहलाएगा? ये दोनों के बीच का देखो, ये तो एकदम सीधा हो जाएगा उत्तर ऊपर, नीचे सीधा दक्षिण, इधर सीधा पूरब, इधर सीधा पश्चिम। और ये दोनों के बीच का जो होगा उसको हम कहेंगे हम उत्तर पश्चिम। देखो यहाँ से यहाँ तक की दिशा क्या कहलाएगी? उत्तर पश्चिम। अब ये यहाँ से यहाँ तक का उत्तर पूरब। क्लियर है? यहाँ से यहाँ तक का दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दक्षिण, जो भी हो, दक्षिण पश्चिम। आया बात समझ में? और यहाँ से यहाँ दक्षिण पूरब। क्लियर है? अब देखो एक यंत्र होता है दिक् सूचक। ठीक है, वो यंत्र क्या करता है कि जो तुम उस यंत्र को देखोगे ना तो वो हमेशा उसकी ऊपर वाली सुई जो है ना, यानी एक सुई उत्तर की तरफ ऊपर की ओर और एक सुई दक्षिण की तरफ होगी, उसको कहीं ले जाओ। ठीक है, और अगर उसको घुमा के छोड़ दो, ठीक है, छोड़ दो, तो वो अपने आप एक सुई उसकी ऊपर की तरफ चली जाएगी, एक सुई नीचे, यानी एक सुई ऊपर वाली उत्तर की दिशा को दर्शाएगी और एक सुई नीचे दक्षिण की दिशा को। तो वो दिक् सूचक जो है ना हमेशा सही दिशा को बताता है। ठीक है, पहला एक तो उत्तर को बतलाएगा ऊपर वाली सुई और नीचे वाली सुई दक्षिण को, और फिर उसी के सहायता से सारा दिशा का ज्ञान हमें हो जाएगा। आया बात समझ में? तो दिक् सूचक का जो है ना हम इस्तेमाल करते हैं दिशा को पहचानने के लिए। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? चलो अब इसको मिटा दें। अब देखो प्रतीक, प्रतीक क्या होता है? प्रतीक जो है ना, जैसे हम अगर किसी एक चीज को उसके किसी चिन्ह से या किसी एक रंग से डिनोट करते हैं तो उसी को बोलते हैं प्रतीक। जैसे ये जो मान लो हम चित्र बनाए थे बिहार का, कि पूरा बिहार में सिर्फ भूमि ही है, नहीं ना, पूरे बिहार जो पूरा बिहार का क्षेत्र है उसमें नदी भी है, तालाब है, हो सकता है पहाड़ भी है, पेड़ है, ठीक है, मैदान भी है, अरे बात समझने, मंदिर है, मस्जिद है, गिरजाघर है, हर कुछ है ना पूरे बिहार में। तो अब जो उसका हम अगर चित्र बनाएंगे यहाँ, तो क्या ये जितना चीज है सबका हम चित्र बनाएंगे? वास्तव में नहीं ना। तो वो जो चीज जहाँ पे है हम उसको उस चीज के चिन्ह से डिनोट करेंगे।
ठीक है। अगर कहीं पे जलाशय आएगा तो उसको हम कौन सा रंग से ये करेंगे, नीला रंग से, ठीक है, नीला। कहीं पे नदी जलाशय को नीला रंग से, मैदान को हरा रंग से, पर्वत को भूरा, पठार को पीला रंग से। देखो ये जो है ना, ये अंतर्राष्ट्रीय सहमति बनी है, प्रतीक के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय सहमति बता रहे हैं अभी, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सहमति बनी है जिसको हम बोलते हैं रूढ़ प्रतीक। नीला रंग को पूरी दुनिया में मतलब जलाशय को नीले रंग से डिनोट किया जाता है, और हरा को मतलब हरा रंग से मैदान को, और भूरा रंग से पर्वत को, और पीला रंग से पठार को। देखो पठार जो है ना एक ऊंचा सतह होता है, जैसे तुम लोग बेंच पे जो बैठे हो ना, वो बेंच की तरह सपाट होता है एकदम, ठीक है। पहाड़ से थोड़ा नीचा होता है, लेकिन जो समतल भूमि होती है उससे ऊंचा होता है, ठीक है। और एक समतल ऐसे बेंच के आकार का होता है, उसी को बोलते हैं पठार। वो पर्वत से थोड़ा नीचा और समतल भूमि से थोड़ा ऊंचा, यानी दोनों के बीच में समझो, उसकी ऊंचाई जो है ना दोनों के बीच में होती है। अलग अलग तरह की ऊंचाई भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि हमेशा बराबर ही रहती है, अलग अलग ऊंचाई हो सकती है। रे तू खड़ी काय हो गई, ठीक है। अब सुनो, देखो तो प्रतीक क्या होता है, हम जो चीज वास्तव में देखते हैं ना उसका चित्र ना बना करके, जब हम मानचित्र बनाते हैं तो उसका चित्र ना, वास्तव में उसका चित्र थोड़ी ना बनाएंगे। मान लो कहीं पर सड़क है तो क्या सड़क का चित्र बनाएंगे हम? नहीं, उसका क्या यूज करेंगे हम? उसका चिन्ह यूज करेंगे, ठीक है। तो उसी को क्या बोलते हैं हम? प्रतीक बोलते हैं। जैसे नदी, अगर मान लो हम नदी को दिखाना चाहें तो नदी को ऐसे दिखाते हैं, देखो, ठीक है, और इस बीच में नीला रंग से रंग देते हैं, ये नदी हो गया नीला रंग से। देखो इसको नीला रंग से रंगेंगे और कोई नहीं। अगर पेड़ को दिखाना हो तो देखो ऐसे, और इसको हरा रंग से रंग देंगे, ठीक है। क्या कैसा है ये? इसको हरा रंग से और कोई नहीं। हम मेरे पास मार्कर नीला है, ठीक है, इसे नीला रंग से रंग दे, लेकिन तुम लोग को क्या करना है? हरा रंग से रंगना। अब बात समझ में? इस तरह कोई भी चीज की जरूरत, अगर कुआं दिखाना हो तो कुआं को इस तरीके से हम दिखा सकते हैं, ठीक है। पुल अगर दिखाना हो तो देखो पुल को कैसे दिखाते हैं, ये पुल का साइन हो गया, ठीक है। तो ये हो गया प्रतीक। यानी जब हम मानचित्र बनाते हैं तो किसी भी चीज के वास्तविक चित्र को हम न दर्शा करके उसको हम उसके प्रतीक से डिनोट करते हैं, ठीक है। या उसके कोई प्रतीक कुछ भी हो सकता है, चिन्ह हो सकता है या कोई रंग हो सकता है, ठीक है। तो यही क्या कहलाता है? प्रतीक कहलाता है। अब बात सुन लें, ठीक है। अब चलो इसको मिटा दें, चलो। अब देखो रेखा चित्र क्या होता है, मिटा दे इसको। यस सर। देखो रेखा चित्र क्या होता है? रेखा चित्र होता है किसी भी क्षेत्र का या किसी भी क्षेत्र के सापेक्ष किसी दूसरे क्षेत्र का हम जब कच्चा चित्र बनाते हैं रेखा के माध्यम से। कच्चा चित्र का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो कि अगर यहाँ पर हम खड़े हैं, ठीक है, अब यहाँ से हमको स्टेशन जाना है, स्टेशन यहाँ पे, तो यहाँ से हम मान लो कि अगर रास्ता जैसे मान लो यहाँ से यहाँ गए, ठीक, फिर यहाँ से ऐसे है रास्ता, फिर यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे, ये स्टेशन जाने का रास्ता। तो ये एक आरेखन हो गया रेखा के माध्यम से, ठीक है। कच्चा चित्र क्या कहलाता है? ये कच्चा चित्र, ठीक है। ये इस क्षेत्र के सापेक्ष हम इस क्षेत्र को दिखा रहे हैं, ठीक है। यानी हम यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ पर कोई स्टेशन है, मान लो रेलवे स्टेशन, हम इसको दिखाना चाह रहे हैं, तो इस क्षेत्र के सापेक्ष इस क्षेत्र को दिखा रहे हैं ना इस कच्चे आरेखन से, तो ये कहलाता है रेखा चित्र। क्या कहलाता है? रेखा चित्र। क्लियर है? अब देखो खाका क्या होता है? खाका होता है कुछ, देखो खाका जो है ना, ये खाका भी एक रेखाओं के माध्यम से बना हुआ चित्र होता है, लेकिन वो छोटे क्षेत्र को जब हम बड़ा पैमाना से बनाते हैं, छोटे क्षेत्र को बड़े पैमाने का इस्तेमाल करके बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं खाका। जैसे मान लो कोई एक भूमि है, ठीक है, ये एक भूमि है। अब इस क्षेत्र पर हमें दिखाना है कि मतलब ये जो जैसे इस पर हम इतना रूम बनाना है हमको, ठीक है, ये। अब इस रूम को हमें क्या करना है? मापना है या दिखाना है कि ये कितना मीटर इसका ये लेंथ होगा, ये कितना होगा, ये कितना होगा, ये कितना होगा, ठीक है, इस तरीके से। तो इसका जो हम दिखाते हैं ना ये चीज़, ये कच्चा चित्र के माध्यम से या एक रेखा के माध्यम से, उसको बोलते हैं खाका। और इसको दिखाने के लिए जैसे ये छोटा चित्र है, लेकिन हम बड़ा करके दिखाएंगे तो क्या है, यहाँ पर अगर कोई 1 मीटर की दूरी है तो यहाँ पर हम उसको 1 मीटर ही दिखाएंगे, ठीक है, 1 मीटर दिखाएंगे। तो इस ये जो है ना बड़ा पैमाना, देखो कितना बड़ा पैमाना हुआ, यहाँ भी 1 मीटर, यहाँ भी 1 मीटर, पैमाना छोटा हुआ ही नहीं, बड़े पैमाने के माध्यम से दिखा रहे हैं एक छोटे क्षेत्र को बड़े पैमाने के माध्यम से, तो ये कहलाता है खाका।
क्लियर है? और कोई दिक्कत नहीं? चलो